नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू सीयूटी पीजी चैनल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि डिजास्टर स्टडीज़ और एनवायरमेंटल साइंस ये दोनों पेपर साथ साथ चलेंगे। इनका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं। एनवायरमेंटल साइंस का जो पिछली बार पेपर हुआ था आपका 9 जून को, उसका मैंने पीवाईक्यू पूरा पूरा करवा दिया था। ये पूरा पेपर सॉल्व हो रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम करेंगे जो पिछली बार सेकंड शिफ्ट में, पिछली बार एक और पेपर हुआ था एनवायरमेंटल साइंस का, जो हुआ था आपके 24 जून को, 24 जून 2023 को पेपर हुआ था। उसका सॉल्यूशन अपन करेंगे। और लगभग ये दोनों पेपर ऐसे थे एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर, मतलब क्वेश्चन का नंबर भी चेंज नहीं किया गया था और टॉपिक वही था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछ रहे थे। तो लगभग वही था, पैटर्न भी वही था, क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछे जा रहे थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो आज हम इसका करेंगे। अब टाइम काफ़ी कम है, तो मैंने सोचा कि ये दोनों अब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं साथ साथ चलने दो। डिजास्टर स्टडीज़ और एनवायरमेंटल साइंस दोनों का मैं थोड़ा, अपन को गाड़ी सिक्स्थ गियर में शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन भी चाहिए, जेन्यू भी आना है, तो सारी चीज़ें ज़रूरी है। आप बस कुछ मत करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं डिजास्टर स्टडीज़ और एनवायरमेंटल साइंस की, उनके बीच में पहुंचाइए, उनको बताइए, ठीक है। मैंने पीवाई क्यू सॉल्यूशन करवा दिए और करवा रहा हूँ, साथ साथ करवा दूंगा मैं। यही है, इतने कम टाइम में तो इतना एक्सप्लेनेशन के साथ पीवाई क्यू पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कवरेज ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो यही है बात, ठीक है। शुरू करते हैं हम पेपर एनवायरमेंटल साइंस पार्ट बी, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, क्योंकि 25 वो पार्ट है। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन दे रखा है। द बुक द एजेस ऑफ गया, ए बायोग्राफी ऑफ आवर लिविंग अर्थ 1988 वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है ये गाया हाइपोथेसिस जो दिया था? जेम्स ई लवलॉक ने। ये रही बुक, आप देख सकते हैं, लवलॉक ने लिखी थी ये बुक। इसने दिया था गाया हाइपोथेसिस, और इस बुक का नाम क्या था? ए बायोग्राफी ऑफ आवर लिविंग अर्थ। जबकि पिछली बार पिछली बार जो आपका पिछली जो शिफ्ट थी, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था, गाया हाइपोथेसिस किसने दिया था? ये लवलॉक ने दिया था। तो गाया हाइपोथेसिस होता क्या है? इट इज नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट ग्रीक गॉडेस ऑफ द अर्थ। जो गॉडेस है अर्थ की, उसको ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक में नाम देते हैं क्या? गया। याद रखना आप, ये ग्रीक टर्म है। इट propose that the living organism interact with their inorganic surrounding on the earth to form a synergetic and self-regulating complex system, जो कि हेल्प करता है मेंटेन और परपेचुएट करने में कंडीशन ऑफ लाइफ फॉर लाइफ ऑन द प्लेनेट। इसने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करते हैं इनऑर्गेनिक, जो उनका एनवायरनमेंट होता है चारों ओर का, उसके साथ अर्थ पर, और वो एक सिनर्जेटिक और सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम बना लेते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि आगे लाइफ को मेंटेन करता है, परपेचुएट आगे बढ़ाता है प्लेनेट पर, अर्थ पर। और इसने ये प्रोजेक्ट किया था कि लाइफ ऑन अर्थ इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी मैकेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। जो ऑर्गेनिज्म अपने आपस में रिएक्ट करके या फिर अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके वो उसको रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गाया हाइपोथेसिस। अगर आपसे कुछ भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पेपर होगा उसमें पूछे अगर गाया हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स, तो आप याद रखना ये तीन चीज़ें, ठीक है। फिर ये थ्योरी ऐसी थी, कोई भी थ्योरी आती है उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, तो इसके भी क्रिटिसिज्म थे। क्या था कि द गाया हाइपोथेसिस वाज इनिशियली क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टेलियोलॉजिकल एंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि इसमें कोई नेचुरल सिलेक्शन की बात नहीं की गई थी, ऐसे इंटरेक्शन की बात कर दी गई थी, इवोल्यूशन का कुछ मेंशन नहीं किया था लवलॉक ने। तो इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। देन लेटर रिफाइनमेंट अलाइन द गाया हाइपोथेसिस विद आइडियाज फ्रॉम द फील्ड सच एज अर्थ सिस्टम साइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड सिस्टम इकोलॉजी, ठीक है। इसको बाद में रिफाइन किया गया, किसके आइडियाज़ के साथ? अर्थ सिस्टम साइंस, बायोकेमिस्ट्री और सिस्टम इकोलॉजी जो चलती है उसके लिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपके कि विच अमंग द फॉलोइंग इज बिगेस्ट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मीथेन। एटमॉस्फेरिक मीथेन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। तो आप देख लीजिए, मैं एक नेचर का ग्राफ है, नेचर जो जर्नल आता है, काफ़ी अच्छा है, सोर्स है आपके लिए।
पहले जानिए एंथ्रोपोजेनिक मीथेन किससे इमिट होता है। तो एंथ्रोपोजेनिक मीथेन विच कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैसेस, एक पोटेंशियल अच्छा है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP अच्छा है। ये एक अच्छी खासी ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है, और इसका इम्पैक्ट CO2 से लगभग 24 से 25 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे CO2 का जो GWP होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वो एक होता है, जबकि मीथेन का होता है 24-25 का रिगार्डिंग। ठीक है, देन emission originate from the various humanities activities. Let's explore the primary source of potent greenhouse gas. प्राइमरी सोर्स क्या है? नंबर वन, एनर्जी सिस्टम। जो भी एनर्जी सिस्टम चलता है, द बर्निंग ऑफ कोल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स रिलीज मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर। नंबर वन ये रीजन है। देन एग्रीकल्चर है, राइस कल्टीवेशन एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग आर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द मीथेन एमिशंस। एक तो राइस कल्टीवेशन और लाइव स्टॉक फार्मिंग। फिर लैंडफिल्स, द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन लैंडफिल्स प्रोड्यूस मीथेन, लैंडफिल्स के थ्रू। फिर बायोमास कंबस्टन है, जो अपन बायोमास जलाते हैं, वुड है, क्रॉप रेजिड्यू, बायोफ्यूल्स है, उसके वजह से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन काफ़ी दो मेजर मेजर गैसेज हैं जो इमिट होती है। फिर फॉसल फ्यूल एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ऑयल और गैस प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू द मीथेन एमिशन। जो ऑयल और गैस है उनका प्रोडक्शन किया जाता है, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फॉसल फ्यूल फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ ओशनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देन मीथेन रिलीज होती है वहाँ पर, जो भी सेल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं सेल्स, उनमें से। तो ये है। और इसका आंसर क्या है आपके? अब वेटलैंड तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, सबसे ज़्यादा होता है आपका वेटलैंड। वेटलैंड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एमिशन करते हैं किसका? मीथेन का। जबकि सेकंड नंबर पर आपका फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन या एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आपके लिव स्टॉक या एनिमल वेस्ट जो है वो लगभग 103 मिलियन टन पर ईयर करते हैं। फिर लैंडफिल और एग्रीकल्चरल वेस्ट 72.9। फिर नेचुरल जियोलॉजिकल सीप्स है या राइस कल्टीवेशन है, उसके बाद में है बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर, वुड, फॉरेस्ट जो होते हैं आपके टिम्बर, उनके जलाने से। फिर टर्माइट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स, ये भी मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एमिशन करते हैं। तो याद रखना, अब सबसे ज़्यादा आता है वेटलैंड, फिर होता है फॉसल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। तो आपका जो एनर्जी सिस्टम है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है मीथेन के एमिशन में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चले। ये क्वेश्चन आपका है मिनरलोजी जो पोर्शन है अर्थ साइंस का, उससे। इसमें पूछा है व्हाट इज द एसआई और रेशियो ऑफ द एम्फीबियंस। काफ़ी ऐसा मान लो आप इसको, मैं क्वेश्चन को मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में रखना चाहूँगा, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जो बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो काफ़ी डेप्थ में पूछा है, काफ़ी तो नहीं, लगभग काफ़ी अच्छे खासे, जिसमें मतलब एक लाइफ साइंस का बच्चा, तो ये क्वेश्चन उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर उसने मिनरोलॉजी हल्की फुल्की भी नहीं पढ़ी है। तो अब इसमें पूछा आपका रेशियो क्या होता है ऐसा ही का एम्फीबॉल में। एम्फीबॉल क्या है आपका? एक सिलिकॉन मिनरल है। सिलिकॉन मिनरल आपको पढ़ना है, तो पिछले जो पेपर हुआ था इसका सॉल्यूशन कराया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सिलिकॉन मिनरल क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप भी डिस्कस किए हैं, उनके एग्जाम्पल भी। फिर भी मैं बता दूंगा आपको अभी यहाँ पर, तो वो पीछे वाला वीडियो जाके देखना, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल बेसिक से। तो एम्फीबॉल है, एक सिलिकॉन मिनरल होता है, उसमें रेशियो क्या होता है? जबकि जो भी सिलिकॉन मिनरल होते हैं उनकी बेसिक यूनिट्स होती है, जो ब्रिक यूनिट होती है, मेन फाउंडेशन यूनिट होती है आपके SiO4। जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे ये ऐसे बनता है, फिर ये इसे, ये पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, ये आपका इसकी बेसिक ब्रिक होती है जिससे कोई भी मिनरल फॉर्म होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये आपके हो गई बेसिक फाउंडेशन brick of a silicon mineral. Then relative abundance of element in the earth crust determine the what mineral will form and what mineral will be common. ठीक है, जो क्रस्ट होती है वो डिसाइड करती है कौन सा कॉमन होगा और कौन सा मिलेगा वहाँ पर, कौन सा बनेगा। बिकॉज ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, द सिलिकेट मिनरल आर द मोस्ट कॉमन। तो सिलिकेट मिनरल बहुत ही कॉमन है। ठीक है, और ये दो जो कंपोनेंट है, ये दोनों आपके अर्थ में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि रेशियो क्या है, इसका आंसर तो मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर थर्ड है 4:11। अब ये कैसा है यार, ये बताता हूँ। कोई भी मिनरल बनता है तो उसमें जो ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन का अमाउंट है वो वेरी करता है, पर्टिकुलर कंपाउंड टू कंपाउंड या मिनरल टू मिनरल। और जो स्ट्रक्चर्स होती है
वो सिलिकॉन जो मिनरल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक नियो सिलिकेट होता है। नियो सिलिकेट है, उसका यूनिट कंपोजिशन होता है आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो SI4 यूनिट है। इसका एग्जांपल है ओलिविन। ओलिविन का फॉर्मूला ये है, मैग्नीशियम फेरस का होल ट्वाइस है, फिर SiO4। ये हो गई इसकी एक सिंगल ब्रिक, एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर SiO4। फिर सेकंड वन इज सोरोसिलिकेट। इसका यूनिट कंपोजिशन आप देख लीजिए, Si2O7 है, उसका 6 है पावर। फिर हेमीमॉर्फाइट इसका बेसिक एग्जांपल है, जिसमें जिंक भी आता है। हेमीमॉर्फाइट याद रखना आप, इसमें जो कैटेगरी और उससे रिलेटेड एग्जांपल, अब वो कम से कम इतना तो रट लेना आप, मान के चलो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये रटने की चीज़ें हैं, इसमें आप समझने का कुछ है नहीं, ठीक है। फिर साइक्लोसिलिकेट है, जो Si6 और O18 इसका फॉर्मूला है, और इसका यूनिट एग्जांपल होता है बेराइल। बेराइल याद रखना, इंपॉर्टेंट है साइक्लोसिलिकेट। इसमें क्या होता है, सोरोसिलिकेट में तो दो दो ब्लॉक्स होते हैं, वो अपने जो एंड होता है उनसे जुड़े होते हैं, दोनों का एंड एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है कॉमन। जबकि साइक्लोसिलिकेट होता है जिसमें ढेर सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो एक साइकिल बना देते हैं, बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर से समझ लीजिए आप, तो एक साइकिल फॉर्म कर देते हैं, तो वो साइक्लोसिलिकेट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर है आयनोसिलिकेट। आयनोसिलिकेट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंगल चेन, फिर होता है एक डबल चेन। इसमें एक सिंगल चेन में होता है कि 4 पिरामिड्स है वो अल्टरनेटिव ऑर्डर्स में लगे हुए हैं सारे के सारे, और सिंगल लेयर चेन बनाते हैं। जबकि डबल चेन होती है जिसमें दो चेन्स होती है, एक ये रही एक ये रही, ये दोनों जुड़ी होती है, आपस में भी जुड़े होते हैं, और दोनों चेन भी आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। अब आयनोसिलिकेट सिंगल चेन नल है, उसका एग्जांपल आपका दे रखा है Si2O6, और इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका पायरोक्सिन। कम से कम पायरोक्सिन याद रखना आप, ठीक है। पायरोक्सिन है, पायरोक्सिन का फॉर्मूला भी याद रखना। पायरोक्सिन का जो एक बेसिक मिनरल है ये एनस्टेटाइट मैग्नीशियम Si O3, याद रखना पायरोक्सिन। फिर आयनोसिलिकेट डबल चेन मिनरल है, वो Si4O11, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था, जो एम्फीबोल है। एम्फीबोल आपका इसी का एग्जांपल है, डबल चेन सिलिकॉन मिनरल है। इसका कंपोजिशन क्या है, SiO11, और इसका पावर 6 नेगेटिव, और इसका और एग्जांपल है एम्फीबोल। फिर है एंथोफाइलाइट। एंथोफाइलाइट है जिसमें मैग्नीशियम आ जाता है, और आप देख लीजिए इसमें क्या है, एंथोफाइलाइट है, उसमें जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन है वो Si8 और O22 है। तो इसको आप वापस ब्रेक करोगे तो Si4 और 11 रेशियो आ जाएगा। तो याद रखना आप, डबल चेन सिलिकेट्स मिनरल्स है, इनमें ये रेशियो इसका ये होता है, ठीक है। आप एग्जांपल याद रखना आप, अभी मैं और बता दूंगा कौन से मेन मेन एग्जांपल्स है। फिर आपका ये रहा फाइलोसिलिकेट मिनरल। फाइलोसिलिकेट मिनरल्स में क्या होता है, ये जो अलग अलग जो डबल स्ट्रक्चर्स सिंगल स्ट्रक्चर्स होती है, वो दोनों चेन से मर्ज होके बनाती है कोई भी मिनरल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होता है वो, और इसका यूनिट होता है Si2O5, ठीक है। और इसका एग्जांपल है आपका माइका। माइका है, माइका काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिनरल। फिर है आपका फोलोगोपाइट। अब माइका दो टाइप के होते हैं, माइका दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ब्लैक माइका, एक होता है व्हाइट माइका, ठीक है। व्हाइट माइका, ब्लैक माइका, ब्लैक माइका और व्हाइट माइका होता है आपके मस्कोवाइट। मस्कोवाइट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मस्कोवाइट आपके माइका का एग्जाम्पल है। फिर लास्ट कैटेगरी है टेक्टोसिलिकेट मिनरल, उसका भी बिल्डिंग ब्लॉक की SiO4 और हाई क्रिस्टोबेलाइट, इसका एग्जाम्पल है SiO2, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना ली इसने, देख लीजिए। इसमें एक अल्टरनेट ऑर्डर पर, जैसे कोई किसी का प्लेन अगर एक पिरामिड ऊपर की साइड है तो वो पिरामिड एक साइड नीचे की साइड होगा, ऐसा। ये देख लीजिए आप, जैसे इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह ऊपर है, जबकि वो ये वाला, इन तीनों के मुंह नीचे की साइड है, ठीक है। तो ये याद रखना आप, कितनी कैटेगरी हो गई, 3 3 6 7, 7 कैटेगरी के जो सिलिकेट मिनरल्स है होते हैं। अब ये आप याद रख लेना एक टेबल, IIT JEM ने पूछा था जियोलॉजी वाले सेक्शंस में। ये क्वेश्चन क्या है कि ओलिविन नियोसिलिकेट मिनरल है, अभी मैंने बताया था। उसमें आपके सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:5:4। फिर ओगेट है, सिंगल चेन सिलिकेट है, वो 1:3। फिर हॉर्नब्लेंड
ऑन ब्लेंड या एम्फीबॉल, इसमें आपके एम्फीबॉल आता है। एम्फीबॉल ये डबल चेन सिलिकेट है, 4 और 11। इसका रेशियो होता है, मस्कोवाइट एसिड सिलिकेट होता है 4:10 होता है। फिर ऑर्थोक्लेज है टेक्टो सिलिकेट 1:2। तो ये हो गए आपके सिलिकॉन मिनरल्स और उनके रेशियोज। याद कर लेना, अगर आपको याद ना हो तो वीडियो को बारी बारी देखना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद कर लेना किसी भी हालत में, इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके अर्थ साइंस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सिलिकॉन मिनरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट इपोच। इपोच पूछा है ऑन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो पूछा है कौन सा मोस्ट रिसेंट इपोच है, ये आपका है प्लियोसिन। प्लियोसिन सबसे नया या सबसे रिसेंट इपोच है। इसमें क्या होता है कि द जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइड्स ए क्रोनिकल अर्थ evolutionary history into various periods based on the definite events that marked a major change in the earth physical chemical and biological features। ठीक है, जो अपने अर्थ का एवोल्यूशन हुआ है वो एक सीरीज में हुआ है, जिसको अगर हम अरेंज कर दें एक टेबल में तो वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो भी चेंजेस आए अर्थ में फिजिकली केमिकली और बायोलॉजिकल फीचर्स में, वो सब इसके थ्रू अपन बता सकते हैं। द प्राइमरी डिफाइंड डिवीजन ऑफ द टाइम आर इवन, हेडन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक एंड फेनोरोजोइक। ठीक है, ये डिविजन होते हैं टाइम के, जबकि द फर्स्ट 3 ऑफ दीज कैन बी रेफर टू कलेक्टिवली एज द प्री कैम्ब्रियन सुपर इवन। जो स्टार्टिंग के 3 कौन से, इवन हुआ, हेडन हुआ और आर्कियन है, ये जो तीनों है प्री कैम्ब्रियन सुपर इवन। आपको पूछ सकता है प्री कैम्ब्रियन सुपर इवन के कौन कौन से पार्ट है, एक तो इवन्स, ठीक है, फिर हेडन, फिर आपके हो गए आर्कियन। ये 3 चीजें याद रखना, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, कलेक्टिवली इनको रेफर बोलते हैं क्या, प्री कैम्ब्रियन सुपर इवन। अब ईच इवन इज सब्सिक्वेंटली डिवाइड इनटू द इरास। इवन को इरा में डिवाइड करे विच इज टर्न एज डिवाइडेड इनटू पीरियड, फिर पीरियड्स में तोड़ दिया जाता है एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू इपोच। इपोच सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका सुपर इवन। अब सुपर इवन आ गया, सुपर इवन के बाद में आ गया इवन, फिर इरा, फिर इपोच, फिर पीरियड के बाद में इपोच आ गया। तो ये क्या क्या हो गया, एस ई ई पी ई सी पी। याद रखना, बेसिक ट्रिक है, अगर आपको याद हो तो ठीक है, वैसे नहीं तो फिर ये ऑर्डर याद कर लेना। सी पी में इजी करने के लिए आपको बता रहा हूँ, एस डबल ई पी ई, ठीक है। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मोटा मोटा चीज़ें बता देता हूँ आपको। कोई भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है उसको आप नीचे की साइड से पढ़ते हैं, ठीक है। नीचे की साइड से कौन सा है, आपको सबसे पहले देख रखा है आपके हेडन, ये थोड़ा जूम करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब ये हेडन मास एक्सटिंक्शन है, जो ईरा है, ठीक है, सुपर इयन्स पोर्शन है, फिर इयन है, फिर मिलियंस ईयर्स ये टाइम दे रखा है, फिर ईरा है, पीरियड्स, फिर इपोच है। तो ये आपको ये पूछा था कि मोस्ट रिसेंट इपोच कौन सा है, तो ऑप्शन में प्लियोसिन था। तो प्लियोसिन काफ़ी रिसेंटली डेवलप्ड है, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं मार्कर को छोटा कर लेता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो एक तो मास एक्सटेंशन, जब भी आपके अर्थ की हिस्ट्री पढ़ते हो आप, तो अर्थ की सरफेस पर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लेवल पर मास एक्सटिंक्शन हुए थे, जिसमें क्या होता था कि वहाँ पर जो भी उस टाइम पीरियड में जो भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट थी अर्थ पर, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। एनी कैटास्ट्रोफी या डिजास्टर जो भी आया होगा उसकी वजह से, तो वो होता है आपका मास एक्सटिंक्शन। और जो सबसे लेटेस्ट जो पीरियड चलता है वो एंथ्रोपोसीन है, ठीक है। फिर ये फेनोलॉजिक जो इनको कॉमनली बोलते हैं, याद रखना आप, प्लियोसिन। फिर होलोसिन सबसे रिसेंट है, अगर प्लियोसिन इनमें आए तो प्लियोसिन से भी रिसेंट है होलोसिन। होलोसिन यानी आपका जो होमोसिपियंस का राज चल रहा है अभी, वो सारा होलोसिन कैटेगरी में, एंथ्रोपोसिन कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब परमियन जो पीरियड था, परमियन पीरियड में इसमें सबसे ज़्यादा आपके डेथ रेट थी, सबसे ज़्यादा मास एक्सीजन हुआ था इस टाइम। लगभग 90% जो भी पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी, वो भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और आपने पढ़ा होगा
जुरासिक जो पीरियड है वो एज ऑफ डायनासोर है, डायनासोर्स की एजेस वो जुरासिक के दौरान ज़्यादा थे, डायनासोर्स की पॉपुलेशन वो डोमिनेट कर रहे थे। फिर क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, एक मीटेरिट इफेक्ट हुआ जिसके थ्रू आपके डायनासोर्स सारे खत्म हो गए थे। ठीक है, फिर परमियन पीरियड में सबसे ज़्यादा मेजर एक्सटिंक्शन हुआ था, वो सबसे हाईएस्ट रेट थी ये हुआ। फिर सबसे पहले आपका फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कब हुआ था, 4.540 मिलियन ईयर एगो, यानी कि अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो। याद रखना आप, अर्थ का जो फॉर्मेशन है उसका पीरियड, अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये अलग अलग टाइप के, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप देख लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा और याद कर लेना आप। ठीक है, अब इसमें क्या बताऊँ, आपको पढ़ना ही होगा खुद को ही, जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेप्थ बिलो विच द सेल्स डिजोल्व इन द डीप सी वाटर इज कॉल्ड। डीप सी वाटर है उसमें जो सेल्स है वो डिजोल्व हो जाती है तो उसको बोलते हैं आपके कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, सीसीडी बोलते हैं, सीसीडी, याद रखना। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो कंपनसेशन डेप्थ होती है, द डेप्थ एट विच द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द कैलकेरियस सेडिमेंट्स इक्वल द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ दो सेडिमेंट्स। जो सप्लाई होती है सेडिमेंट्स की वो इक्वल हो जाती है वहाँ पर सॉल्यूशन, वहाँ पर सोल्यूबल हो जाता है सारा, सोल्युबिलिटी सेम हो जाती है, जितना सप्लाई हो रहा है वो सारा सोल्यूबल हो जाएगा। हुआ था आपका वहाँ उस डेप्थ तक, वो डेप्थ होगी आपके सीसीडी, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, सेडिमेंट कंटेन लिटिल और नो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उससे नीचे फिर कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन याद रखना आप, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कैलकरी सेडिमेंट्स इक्वल द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू द डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। ठीक है, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। अब देखिए डायग्राम में ये अंटार्कटिका, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है इसका। अब कार्बोनेट कंपन जो कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट अब होता है सीसीडी, ये देखिए आप, जो ग्लेशियर से या माउंटेन से जहाँ भी कैल्शियम या कार्बोनेट रॉक्स परसेंट है वो है। फिर ये जो एक बेस लाइन है ये शो कर रही है आपका सीसीडी। ठीक है, और इसके नीचे जो भी कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिसोल्व हो चुका है प्रॉपर, और इसका जो एल्टीट्यूड है आपका 4500 मीटर के अंडर होता है, अंडर द ओशन। ठीक है, द डेश लाइन शो द कैल्शियम कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ सीसीडी। ठीक है, ये हो गया। एट दिस डेप्थ यूजुअली अबाउट द 4500 मीटर या 14,080 फीट। याद रखना आप, पूछ सकते हैं आपको, पक्का पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में आता है, CSIR नेट्स में जो भी एयर साइंस का होता है उसमें पूछ लेते हैं, तो आपका एग्जाम तो और काफ़ी छोटा होगा ना, तो उसमें तो आप इजीली आप मान सकते हो, ये पूछ सकते हैं। एट द रेट विच कैलकरी सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट इक्वल द रेट ऑफ द सेडिमेंट्स डिसोल्यूशन। ठीक है, बिलो सीसीडी वाटर होल्ड मोर CO2, सीसीडी के नीचे वाटर ज़्यादा CO2 होल्ड करता है, विच डिलीज इन मोर कार्बोनिक एसिड। ठीक है, डिजोल्व कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट। ठीक है, जो पानी होता है उसमें क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो नीचे आके डिजोल्व हो जाता है, तो फिर वो बना लेता है आपका HCO3। वहाँ पर प्रेजेंट जो H+ आइंस होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना लेता है कार्बोनिक एसिड, जो कि कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ के नीचे जो वाटर होता है उसको एसिडिफाई कर देता है, एसिडिफाई कर देता है, उसकी पीएच काफ़ी हो जाती है कम। ठीक है, और जो कार्बन कंपनसेशन डेप्थ है उसके नीचे और क्या कंडीशन होती है, टेम्परेचर होता है कम, प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टेम्परेचर होता है कम, प्रेशर होता है और ज़्यादा, और एसिडिटी होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी थ्रू पीएच जो होता है वो भी काफ़ी कम होता है। ये हो गए आपके सीसीडी की करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, याद रखना आप, सीसीडी एक तो डेप्थ और उसका जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा है कि द क्रिस्टल थिकनेस वेरी करता है बिटवीन 7 किलोमीटर अंडर द ओशन एंड 70 किलोमीटर अंडर द हाई माउंटेन्स। ठीक है, जो क्रस्ट की थिकनेस है वो वेरी करती है आपके 7 से लेकर 70 के बीच में, वो डिपेंड करता है कि आपका क्रस्ट कौन सा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, अब जो क्रस्ट है वो वेरी करता है। ठीक है, जो कि ओशंस में 70 के आसपास है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि फेल्सिक आर द टिपिकल
of the oceanic crust, whereas fig rock are the typical of the continental crust। ये स्टेटमेंट आपका उल्टा दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, जो मेफिक रॉक है वो तो आपका ओशनिक क्रस्ट का पार्ट है, जबकि फेल्सिक रॉक है वो आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो मेड बाय द फेल्सिक रॉक्स, ठीक है। अब थोड़ी सी जियोलॉजी पढ़ लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें अर्थ के क्रस्ट के बारे में पता रखी तो आपको बता देता हूँ। जैसे कोई कोर मेंटल बाउंड्री होती है, कोर मेंटल बाउंड्री जिसको बोलते हैं मोह बाउंड्री या मोह डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। अलग अलग टाइप की डिस्कंटिन्यूटी होती है आपकी। कैमरिकुल, ये आप ट्रिक है, याद रखना आप, ठीक है। इसमें मोह डिस्कंटिन्यूटी होता है, फिर रेनी, फिर अलग अलग टाइप की होती है लेमान डिस्कंटिन्यूटी, जो कि अर्थ की अलग अलग जो लेयर्स होती है उन पे अलग अलग आती है, वो आपको मैं आगे और बता दूंगा। अब लाइक द कोर मेंटल बाउंड्री, कोर और मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है वो मोर डिस्कंटिन्यूटी होती है। और इट वाज फाउंड टू बी सस्टेनेबली सेलोड बीनेथ, ठीक है, काफी ऊपर मिल जाती है द ओशन देन द बीनेथ द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट के बीनेथ में। ऑन ए ग्लोबल बेसिस द एवरेज थिकनेस ऑफ ओशन क्रस्ट इज ओनली अबाउट द 7 किलोमीटर, ठीक है, जिसको कंपेयर अबाउट द ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर फॉर द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। मोर ओवर रॉक इन द ओशनिक क्रस्ट कंटेन मोर आयरन, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट में जो रॉक्स होती है वो मोर आयरन कंटेन करती है, देयरफॉर डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, ठीक है। जो ओशनिक क्रस्ट होती है तो याद रखना आप, ओशनिक क्रस्ट इज मोर डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, ड्यू टू आयरन, आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है ओशनिक क्रस्ट में, बिकॉज द क्रस्ट इज थिकर बट लेस देन द ओशनिक क्रस्ट से डेंसिटी मोटी हो सकती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बट डेंसिटी ज़्यादा ओशनिक क्रस्ट की होती है, ठीक है। द कॉन्टिनेंटल राइड बाय द फ्लोटिंग लाइक buoyant crafts ऑन द डेंसर मेंटल मच एज आइसबर्ग फ्लोट ऑन द ओशन, ठीक है। तभी आपके जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी होती है काफ़ी कम इन कंपेरिजन विद द ओशनिक क्रस्ट, डेंसिटी होती है कम, तो ये क्या करते हैं, जो स्टेनोस्फेयर का मैग्मा होता है उस पर आइसबर्ग की तरह फ्लोट करते रहते हैं। ये सारे ये जो ब्लॉक्स होते हैं कॉन्टिनेंट के वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है, जिससे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये आपके अर्थ की स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, जो एक सेक्शन है, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन है। सबसे पहले क्रस्ट, आउटर लेयर है, आउटर बाउंड्री 0 से 40 किलोमीटर है, और 0.4% ऑफ द अर्थ मास का आपका लगभग 1% से भी कम हिस्सा है। फिर आपका आया मेंटल बाउंड्री, जो 40 से लेकर 2890 किलोमीटर के आसपास, जो मेजोरिटी ऑफ द जो अर्थ का मास है वो आपकी मेंटल होल्ड करती है 67.1। याद रखना आप, ये परसेंटेज, ये डाटा है जो याद रखना आपको पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। 40 से लेकर इसका 2890 किलोमीटर, ठीक है, ये इसका रेंज है। जबकि लिक्विड आयरन आउटर कोर है, जो आउटर कोर है जिसमें आयरन लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये वाला लिक्विड फॉर्म में। जबकि जो कोर है आपकी वो सॉलिड है, सॉलिड कोर है, जिसमें आयरन एकदम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जबकि लिक्विड कोर है 2890 से 5150 इसकी डेप्थ है, ठीक है, 2000 to 19 and 5150, ठीक है, किलोमीटर, ये इसकी डेप्थ हो गई। फिर ये लगभग होल्ड करती है आपके 31% के आसपास अर्थ का मास। फिर सॉलिड आयरन इनर कोर है, वो 5150 से लेकर 6370 जो अंडर तक जो इसका रेडियस है अर्थ का, वो पूरा कोर तक है, जो 1.7 अर्थ का जो होता है मास होल्ड करता है, ठीक है। ये डाटा याद रखना आप सारे के सारे। एक तो उनकी डेप्थ पूछ सकता है, और जो ये कितना ऑर्डर में पूछ ले आपको कि कौन कितना ऑर्डर करता है, तो फिर मेंटल सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। मेंटल के बाद में जो आउटर कोर होता है, आउटर कोर वो करता है, फिर आपके करता है इनर कोर, फिर आपके सबसे बाद में आता है क्रस्ट। ये होता है इनका परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए आप, ये एक और डायग्राम जियोलॉजी का, इसमें ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशिनिक क्रस्ट है। फिर मेंटल आ गए, ये आ गई मोई डिसकंटिन्यूटी, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, और डिसकंटिन्यूटी याद रखना आप। जो क्रस्ट कोर मेंटल बाउंड्री होती है, कोर मेंटल बाउंड्री, कोर मेंटल बाउंड्री, ठीक है, उसमें होती है आपके मोर डिसकंटिन्यूटी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये आपके लेस डेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन नहीं होता, आयरन
कम होता है, जबकि ओशनिक क्रस्ट में आयरन का कंटेंट होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी होती है ज़्यादा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी जो डेंसिटी आपकी कितनी है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ओशनिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी आपका 3 के आसपास, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आता है आपका मेंटल, मेंटल की 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका मेंटल का। ये क्या है, द लेस डेंस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोट ऑन द डेंसर मेंटल। ठीक है, जो मैंने पहले आपको बात बताई थी। फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ए लेस डेंस देन द ओशनिक क्रस्ट देयरफॉर राइट्स हाई। ठीक है, ये ज़्यादा तेजी से भागती है, कौन सी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट के मुकाबले। ठीक है, अब फेल्सिक रॉक, फेल्सिक रॉक जो फेरस और सिलिकॉन होता है, फेल्सिक रॉक टिपिकली ऑफ द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो सबसे ऊपर वाली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, जो ग्रेनाइटिक पोर्शन होता है लगभग, इसमें क्या होता है 6 किलोमीटर पर सेकेंड रॉक्स हैं, उनकी स्पीड्स, ठीक है, वेव्स की, उसमें होती है। जबकि मेफिक रॉक्स टिपिकली ऑफ द ओशनिक क्रस्ट और द बिलो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, गेब्रो होती है जस्ट कॉन्टिनेंटल, अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके जस्ट नीचे होती है, या ओशनिक क्रस्ट में मेफिक रॉक्स होती है, याद रखना आप, जिसमें क्या होता है मैग्नीशियम और फेरस दोनों का कंटेंट। जबकि अल्ट्रामेफिक है जिसमें जो फेरस कंटेंट है और ज़्यादा होता है, वो अपर मेंटल बाउंड्री या पेरिडोटाइट, याद रखना सबसे हार्ड है ये पोर्शन, इसका लगभग होता है आपका 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास। ठीक है, तो ये डाटा था इतना सारा, याद रखना आप, कोशिश करना याद रखने की, बारी बारी देखोगे तो आप रिवाइज करोगे, या लिखने का तो अब आपके पास टाइम नहीं है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जब ये पेपर पूरा खत्म हो जाएगा, बीच में मैं दे भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये ऐसे डाउनलोड हो नहीं पाता है पेपर, और कंटेंट भी पूरा मैं डिज़ाइन करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेंशन ना ले मॉक टेस्ट का भी टेंशन ना ले, बस आप मेरे को बता दो जल्दी से जल्दी ताकि मैं कुछ कर सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर जुड़ जाएंगे, आप अगर डिमांड करोगे तो मैं मॉक टेस्ट भी लाने के लिए तैयार बैठा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है लैंडफॉर्म्स या टोपोलॉजी या टोपोग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 32, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आपको मैं बताता हूँ। जो सर्क होते हैं, सर्क ये होते हैं आपके ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, ये भी मैंने जो पिछला पेपर था, पिछले शिफ्ट वाला 9 जून को हुआ था, उसमें मैंने करवाया है सर्क क्या होता है। ठीक है, ये होता है ग्लेशियर। जबकि ड्यून्स होता है जो सेंड से होता है, जो ड्यू टू द विंड। ठीक है, इओलियन डिपॉजिट्स, इओलियन ट्रांसपोर्ट्स होता है ड्यू टू द विंड, ये होता है ड्यून्स। फिर ऑक्सबो लेक एक रिवर लैंडफॉर्म है, और प्लाया लेक लैंडफॉर्म है, प्लाया इन द डेजर्ट रीजन। ठीक है तो ये क्या हुआ, थर्ड ए थर्ड हो गया, फिर बी फोर्थ हो गया, फिर सी टू और डी वन। ठीक है, ड्यून्स का विंड हो गया, तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। और ये रही आपको फोटोज। ठीक है, कोई भी रिवर फ्लो कर रही है, अगर उसमें ये इतना सारा ये जो बेंड आया, ठीक है, फास्टेस्ट फ्लो कर रही है, धीरे धीरे क्या होगा, ये बॉन्ड और भी कम होता जाएगा, रिवर ये यहाँ का रीजन है जो इरोड करके 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 धीरे धीरे वो मर्ज हो जाएगी एक तरह से, ऐसा देख लीजिए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, ये रिवर्स का ये जो सेगमेंट है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, और रिवर रहेगा अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू बहने चली जाएगी। फिर जो ये हॉर्स शो के टाइप का या घोड़े के नाल की आकृति का जो ये बना है शेप इसका, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, याद रखना आप, ऑक्सबो लेक। ये एक रिवर लैंडफॉर्म है, रिवर से ओरिजिनेटेड लैंडफॉर्म। ठीक है, फिर आपके ये रहा प्लाई लेक की एक डिपोजिशनल और इरोजेशनल फीचर है, दोनों हैं। आप जो सेडिमेंट्स होते हैं, एलुवियल फेन्स, जो डेल्टा वाला रीजन होता है उसमें अगर दोनों साइड से डेल्टा और एलुवियल फेन्स सेडिमेंट्स आ रहा है, तो वो आपके बीच में अगर पानी इकट्ठा हो गया, एकदम लिटिल डेप्थ है होती है इसकी, 1 मीटर के अंदर अंदर डेप्थ होती है अपर रीजन्स में, तो वो आपके प्लाया लेक का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, याद रखना आप। ये रहा आपका सर का फोटो। सर क्या होता है, एक एक अपर ग्लेशियर रीजन होता है, जो जहाँ पर ग्लेशियर्स बिल्कुल स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन होता है, यहाँ पर क्या होता है, आइस एक्यूमुलेट होती है। ठीक है, ना कि पिघलती है, यहाँ पर आइस एक्यूमुलेट होती रहती है और ग्लेशियर्स बनते रहते हैं। तो इस रीजन में क्या होता है, जो ये ढेर सारे माउंटेन है उनके बीच में एक बोल शेप स्ट्रक्चर की था, कैसा बोल शेप स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाता है ड्यू टू द, कभी यहाँ पर इस रीजन में भी बर्फ हुआ करती थी, तो लोड की वजह से यहाँ पर बॉल शेप स्ट्रक्चर, डिप्रेशंस, डेप्थ, प्रेशर
लगा बर्फ का, तो वहाँ पर एक खड्डा हो गया, और ये खड्डा जब यहाँ पर ऊपर जो बर्फ थी वो अगर इन द सीजन ऑफ समर, वो आइस विल बी गोइंग टू मेल्टेड एंड फॉर्म सर्क लेक, ठीक है, इसको टान लेक भी बोलते हैं, टान लेक। और ये जो लेंड फॉर्म होता है ऐसा, उसको आप क्या बोलते हो, सर्क, सर्क, ठीक है। और ये हो गए आपके सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स आप जानते हो डेजर्ट डिपोजिशनल फीचर है, ठीक है। डिपोजिशन होता है अलग अलग रीजन से जो सैंड होती है वहाँ के यहाँ पर जमा होती है, और वो अलग अलग टाइप के ड्यून्स बना लेते हैं, जिनके शेप्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 33, फिर से आपके जियोलॉजी सेक्शन अर्थ साइंस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वेदर टू प्रोवाइड मैग्नीशियम आयन टू ग्राउंड वाटर, ठीक है, किसकी वेदरिंग से अपन को या ग्राउंड वाटर को मैग्नीशियम प्रोवाइड होता है, ठीक है, ये पूछा है। मैग्नीशियम कैसे मिलता है, तो बता देता हूँ। एक तो आपके एम्फीबोल है, एम्फीबोल, फिर आप बायोटाइट, फिर है डोलोमाइट, ये तीन है इसके एग्जाम्पल। कौन कौन से, मैग्नीशियम के, एम्फीबोल, बायोटाइट और डोलोमाइट, ठीक है, हो गया टी टी टी, ओके। अब सम कैल्शियम आयंस, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, कहाँ कहाँ मैग्नीशियम प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे। सम कैल्शियम आयन इन द कैल्साइट एंड अर्गोनाइट, कैल्साइट को अर्गोनाइट बोलते हैं, और ये कैल्शियम मिनरल्स होते हैं, आर एक्सटेंड फॉर द मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम सी वाटर और मैग्नीशियम रिच ग्राउंड वाटर, ठीक है। यहाँ से आता है कैल्शियम, स्लोली पासिंग थ्रू द पोर्स ऑफ द सेडिमेंट्स, पोर्स से सेडिमेंट्स के पोर्स होते हैं वहाँ पर पासिंग होता है, वहाँ से पासिंग होता है। देन द एक्सचेंज कन्वर्ट्स द मैग्नीशियम कार्बोनेट मिनरल्स, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इनटू द डोलोमाइट, ठीक है, वहाँ से एक्सचेंज होता है, तो फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट है वहाँ पर प्रेजेंट मैग्नीशियम से रिएक्शन करके ये बना लेता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं आपके डोलोमाइट, डोलोमाइट मिनरल है ये, आपके ऑप्शन में दे रखा था डोलोमाइट मिनरल। और भी अलग अलग टाइप के मिनरल्स है, देखिए वाइटेड मिनरल है, ये कॉमन माइका मिनरल है, ये जो मैंने पिछला पेपर था उसके प्ले लिस्ट में मैंने पढ़ा रखा है, अलग अलग टाइप के जो सिलिकेट्स मिनरल्स होते हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, तो ये आपका माइका मिनरल है बायोटाइट, ठीक है। फिर डोलोमाइट एक कार्बोनेट मिनरल है, जिसमें कार्बोनेट का कंपोजिशन होता है। फिर हॉर्नब्लेंड या एम्फीबोल, ये ग्रुप ऑफ सिलिकेट मिनरल है। फिर ओलिविन है, ये ग्रीनिश मिनरल है, याद रखना आप, कलर ग्रीनिश कलर फाउंड इन द इग्नियस रॉक, एकदम इनिशियल में कौन सा है, ओलिविन। ओलिविन के बाद में आता है आपके पायरोक्सिन, ठीक है। फिर एक सरपेंटाइन मिनरल, ये द ग्रुप ऑफ हाइड्रस मिनरल, जिसमें वाटर और मैग्नीशियम कंटेंट दोनों होता है, इन द सिलिकेट में रहता है, ठीक है। अब मेफिक रॉक्स सच एज बेसाल्ट और गेब्रो, मेफिक रॉक्स होती है जिसमें मैग्नीशियम और फिर दोनों का कंपोजिशन होता है, जैसे बसाल्ट और गेब्रो कॉमनली कंटेन मिनरल लाइक ओलिविन, पायरोक्सिन एंड कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज, ठीक, ओलिविन होता है, पायरोक्सिन होता है और कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज होता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है ऑफ देयर कंटेंट, ठीक है, मैग्नीशियम कंटेंट, ठीक है, क्योंकि ओलिविन पायरोक्सिन में, ओलिविन में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, तो वो सारा वो कंट्रीब्यूट कर देता है, उसमें कंट्रीब्यूशन होता है उनका, जो मैग्नीशियम आता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है एटमोसफेयर टॉपिक से, एसेशन रीजन है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन ऑन ड्राई बेसिस, ठीक है, इन द टर्म ऑफ मिक्सिंग रेशियो वेट परसेंट बेसिस, ओके। ये आपको बोला है कि जो एवरेज कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का, एवरेज कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर का, कि कितना परसेंट नाइट्रोजन है, वहाँ कितना परसेंट ऑक्सीजन है, वहाँ पर कितना परसेंट ऑर्गन है, ठीक है। फिर आपके CO2 आ गई, और भी ढेर सारी गैसेज है, मेजोरिटी 4 गैसेज है, ठीक है। 78% के लगभग आसपास आपका नाइट्रोजन, फिर 21 या 20% के आसपास ऑक्सीजन है, फिर 0.93% के आसपास आपका आर्गन है, फिर कार्बन कितना है, लगभग 0.04 आप मान लो, लगभग 38 के आसपास इतना ही है। CO2 का कंसनट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण CO2 का कंसनट्रेशन एटमोसफेयर में हौले हौले बढ़ रहा है। तो अभी आप मान सकते हो कहीं कहीं नई जो बुक्स है अपडेटेड हो चुकी है, तो वो 0.04 आ रहा है उनमें, कहीं में डाटा इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये जो ड्राई कंपोजिशन होता है, ठीक है, ड्राई बेसिस पर ये इसका कंपोजिशन दे रखा है सरफेस ऑफ अर्थ का, इन द टर्म ऑफ द मिक्सिंग रेशियो। मिक्सिंग रेशियो क्या था, जो रेशियो होता है कोई भी एटमोसफेयर है उसके अंदर जो वेपर प्रेजेंट होगी और वहाँ पर जो ड्राई गैस होगी, उन दोनों का रेशियो होता है, वो मिक्सिंग रेशियो होता है, ठीक है।
वेट परसेंट बेसिस पर के जो पेपर है उसका वेट कितना है और ड्राई एटमोसफेयर है उसका स्पेस कितना है, ठीक है, उसका कितना है, ये दोनों का रेशियो। तो ये हो गया एसर्शन। अब इसका रीजन क्या देगा कि वाटर कंटेंट इन एटमोसफेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन, टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस इन द वॉल्यूमेट्रिक यूनिट मोल पर लीटर वेरी विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये पूछा है कि भाई ऐसा क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं ये एवरेज कंपोजिशन एटमोसफेयर का ड्राई बेसिस पर क्यों दिया और मिक्सिंग रेशियो में, क्योंकि एक अपर सरफेस जो अर्थ सरफेस होता है या एटमोसफेयर में जाने पर स्पेसिफिक रिस्पेक्ट टू द लोकेशन और टाइम गैसेस की कंसंट्रेशन होती है वो वेरी करती है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका जो एवरेज कंपोजिशन है वो सरफेस के पास ही रहता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाने पर वो वेरी करेगा तो फिर वो ढंग से आप रीडिंग ले नहीं पाओगे, ढंग से कंपोजिशन कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलिए इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 35 पूछा आपका एलिनो एंड लानिनो फिनोमेनॉन आर ऑब्जर्व, पूछा आपका ये कहाँ पर देखने को मिलता है एलिनो एंड लानिनो। ऑप्शन नंबर 1 पैसिफिक क्वेश्चन आपको पता है, हर साल पूछता है, ये ऐसा टॉपिक है, सबसे फेवरेट है एनटी का एनवायरमेंटल साइंस के लिए, ठीक है। एलिनो की क्योंकि ये दो इम्पेक्ट ऐसे जिनकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, आपके जो बेसिक मानसून कैसे काम करता है या ज्योग्राफी उस रीजन की कैसे डिसाइड होगी, खासकर जो रीजन इन एरिया में लाई करता है तो उन पर एलिनो और लानिनो का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। एक नॉर्मल ईयर होता है, जैसे नॉर्मल कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशन है उसमें जो ये इक्वेटोरियल जो इक्वेटर है, आप देखिए आप इक्वेटर समझ लीजिए यहाँ से जारी, ठीक है। तो पेरू के कोस्ट है वहाँ पर कोल्ड वाटर होता है, अलोंग द साउथ अमेरिका कोस्ट वहाँ पर होता है कोल्ड वाटर, जबकि इक्वेटोरियल विंड्स गेदर वार्म वाटर पूल टुवर्ड द वेस्ट, ठीक है। तो ये वार्म जो कोल्ड वाटर होता है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो ये इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, फिर ये धीरे धीरे ऐसे सर्कुलेशन इनका चलता रहता है, ठीक है। अब जब टाइम आया एलिनो, जब एलिनो का टाइम आया तो वहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी प्रोसेस, ईस्टर्ली विंड्स हो जाएगी वीकन, ठीक है, जो ईस्ट की तरफ से आने वाली जो विंड थी हो जाएगी वीकन एंड वार्म वाटर टू मूव ईस्टवर्ड, ठीक है, जो गर्म पानी था वो ईस्टवर्ड जाने लगा, ठीक है, वो राइट साइड की तरफ मुड़ जाएगा बिल्कुल उल्टा, तो वो सारा का सारा वो पानी होता है वो दूर चला जाता है यहाँ से, कौन सी ऑस्ट्रेलिया जो इंडोनेशिया का रीजन है वहाँ से दूर चला जाता है इधर की साइड पर की साइड, ठीक है, ये हो गया। अब जो ऊपर सर्कुलेशन चलती है ट्रेड विंड्स और ये जो एलिनो और लानिनो की जो भी ये फ्रंटल जो एयर सर्कुलेशन होती है इसको बोलते हैं आपके वोल्कर सर्कुलेशन, क्या रखें आप, वोल्कर सर्कुलेशन। आपके नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा है यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट एग्जाम जो आपका होता है, ठीक है, फॉर पीएचडी, तो इसमें वोल्कर सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछा था, ट्रेड विंड ऐसे जाती है और वोल्कर सर्कुलेशन है उसका कैसा है डायरेक्शन देख लीजिए ऐसे, ठीक है। जबकि लानिना क्या होता है, लानिना में क्या होता है वेरी जो वोल्कर सर्कुलेशन होता है वो उल्टा हो जाता है, उल्टा तो नहीं है लेकिन इसमें क्या होता है ये लानिनो की डायरेक्शन वापस जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसके जैसी हो जाती है, ठीक है, कूलर से वार्मर की तरफ, क्योंकि एक बार वार्मर से कूलर था तो वैसे उल्टा रीजन में जो टेम्परेचर है वो अलग अलग हो जाता है, ऑसिलेशन बिटवीन द एलिनो एंड लानिना कंडीशंस द इक्वेटोरियल ईस्टर्न पैसिफिक ओशंस कॉल्ड एनएस, एलिनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है द इक्वेटोरियल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के बीच में जो कंडीशन होती है उनको क्या बोलते हैं, एनएस, जो कि अपना एलिनो एंड लानिना, ठीक है। तो याद रखना आप पूछ सकते हैं। चलिए तो आज इस पेपर में मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन करवा दिए और मैं बता देता हूँ, आप अपने दोस्तों को बता दो, ठीक है। अपन टॉप स्पीड के साथ याद रखना, टॉप स्पीड के साथ अब फटाफट क्वेश्चन खत्म करेंगे, ईवीएस के जो भी जितने भी रास्ते में जो भी पेपर आएंगे ईवीएस के या फिर आपके डिजास्टर स्टडीज़ के, हर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ख़त्म करते हुए चलेंगे, मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ, आप यही वीडियो इसी को बारी बारी देखिए, ठीक है, बारी बारी देखिए आप,
नोट्स तो बना सकते हो, आपकी मर्जी। अब आपके पास टाइम कितना है, आपने पीछे कितनी तैयारी की है, वो डिपेंड आप पे करता है, आप नोट्स बनाना प्रेफर करोगे या नहीं। ठीक है। और CUT जो PGJNU आपका चैनल है, क्योंकि ये सब चैनल आप पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके कॉलेज मेट्स हैं, आपके कॉन्टेक्ट में जो भी JNU आने के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि JNU यूनिवर्सिटी ऐसी, तैयारी तो हर कोई करता है। हाँ, देश का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी। तो जो भी कर रहा है तैयारी, तो उस तक पहुँचाइए। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।